पहले चाहते हैं कि हमारे डीडीहांट विधानसभा में इस बार पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव लड़ाएं। भाजपा अगर मुझे टिकट देगी मैं 10,000 वोट से नीचे नहीं जीतूंगा, उससे ऊपर ही से जीतूंगा। ये मैं आज आपके कैमरे में कह रहा हूँ, आप रिकॉर्ड करना टिकट मिलने के बाद अगर मैं गलत गया। टिकट मिल गया, उसके बाद फिर कटा तो चुफाल जी ने काटा, आपने ऐसा कहा था पहले। चुनाव जिस दिन हारा और उसके दूसरे दिन में शिलथाम में चाय पीता, बहुत सारे लोग बोल रहे थे अरे भाई साहब आप आज ही आ गए मैदान में। मैंने कहा ये तो हार जीत तो लगी रही, हम तो सोच के आते हैं ना कि हार पहले और जीत बाद में। अभी आपके जो चुफाल जी के साथ जो रिलेशनशिप है, संबंध है, वो अच्छे हैं अभी या फिर कैसा है? एक चुनाव में भी काफ़ी पैसा खर्च होता है, तो दो चुनाव में निश्चित तौर पर आपको काफ़ी आर्थिक नुकसान भी हुआ होगा। इन सब की जो है भरपाई कैसे हो पा रही है? क्या कांग्रेस के पास इस जनपद में, इस विधानसभा में कोई प्रत्याशी नहीं है कि आप शल्टर चला रहे हो? आप ये भी तो बताओ। वहाँ भी तो मुझे लगते हैं कई योग्य हैं। अगर आपको पार्टी से टिकट भी नहीं मिला तो इस बार फिर से निर्दलीय आएंगे, या 6 बार से वहाँ पर भाजपा के विधायक हैं, कोई ऐसे कार्य की जिसको आप पूरे गर्व से कह सकते हैं कि हमारे विधायक ने ये डीडीहांट के लिए किया हुआ है? नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और स्वागत है आप सभी का न्यूज पीटीएस टीवी के स्पेशल पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डीडीहांट विधानसभा क्षेत्र के एक चर्चित चेहरे, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और एक समाज सेवी के तौर पर भी वहाँ इनका अच्छा नाम है। तो हमारे बीच मौजूद हैं किशन भंडारी जी। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, आज आपने समय दिया। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज हमें सुनने का अवसर दिया। जी, जैसे चुनाव आता है तो आपका नाम जो सुर्खियों में आता ही आता है, और डीडीहांट में आप एक सामान्य आदमी नहीं है, एक सामान्य इंसान नहीं है कि आप 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 2 बार कड़ी टक्कर आपने दी है। अभी जो लोग सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि क्या इस बार भी आप एक बार फिर से चुनावी मैदान पर आएंगे? मैं डीडीहांट में तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारे डीडीहांट विधानसभा में इस बार पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव लड़ाएं। क्योंकि हमारी डीडीहांट विधानसभा, जैसे अभी आपने चंपावत में देखा होगा, पुष्कर धामी जी के आने से बहुत ऐतिहासिक कार्य, ऐतिहासिक विकास कार्य उस विधानसभा में हुए हैं। और इस विधानसभा में उनके आने से इस चारों विधानसभा को तो जीतेंगे ही जीतेंगे, अगल बगल की सारे जिलों की विधानसभाएं भी जीतेंगी। और हमारे इस जनपद का बहुत बेहतर विकास जिस प्रकार से चंपावत में हुआ, इस प्रकार से इस डीडीहांट विधानसभा के साथ साथ इस पूरे जनपद का विकास होगा। इस उम्मीद के साथ मैं लगातार बार 2022 में भी मैं कह रहा था कि पुष्कर धामी जी को यहाँ लड़ना चाहिए, और मैं लगातार ये मांग कर रहा हूँ कि पुष्कर धामी जी को डीडीहांट विधानसभा से लड़ना चाहिए। और उसके बाद फिर उधर विधायक जी भी हैं, और मैं तो हूँ, लेकिन अब निर्णय पार्टी ने करना है कि भाई किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। लेकिन सर्वप्रथम जो मांग है जनता की, पूरी डीडीहांट के विधानसभा की जनता की, पुष्कर धामी जी को इस विधानसभा से लड़ाया जाए। और उनका बहुत एक ऐतिहासिक जीत इस पूरे 70 विधानसभाओं में होगी। ये आप अभी मैं कह रहा हूँ, आप देख लीजिए अगर वो आते हैं तो। चलिए, लेकिन हमने अक्सर ये देखा है कि आप चुनाव में काफ़ी एक आपके अंदर महत्वाकांक्षा हमने हमेशा ये देखी है कि मैं चुनावी मैदान पर आऊँ और मुझे टिकट मिले। और भाजपा से आप जो है कि 6 साल के लिए शायद आप जो है कि निष्कासित थे, अब एक बार फिर से वापसी हो गई है। तो कहीं ना कहीं अब आप सरकार के लिए एक बिल्कुल डिफेंसिव मोड पर अभी आप जो है कि नज़र आ रहे हैं। नहीं तो आप हमेशा कहते थे कि क्यों ना, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कहीं से भी मुझे टिकट मिले, मैं जो है कि चुनावी मैदान पाऊंगा। इस बार कॉन्फिडेंस लेवल आपका थोड़ा सा डाउन? ना, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं है। हाँ। अब मैंने भाजपा में बचपन से काम किया, जब से मैंने होश संभाला मैंने भाजपा में ही काम किया। और बीच में 2017 में 14 में मेरा जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट कुछ कारणों से कटा। टिकट मिल गया, उसके बाद फिर कटा। तो चुफाल जी ने काटा, आपने ऐसा कहा था पहले।
तो इसलिए फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई मैं तो पंचायत का ही आदमी हूँ, मुझे पंचायत लड़ा दीजिए, मुझे विधानसभा का कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन पंचायत भी कट गया, तो फिर मैंने भाग्य आजमाया विधानसभा में, और मैं ठीक ठाक तरीके से चुनाव लड़ा और अच्छे वोट भी आए, और जनता की डिडिहांट विधानसभा की जनता का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हारना जीतना अलग विषय है, लेकिन डिडिहांट की जनता का मुझे पूरा आशीर्वाद मिला। अभी भी आप जो है क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं, मैं जैसे देख रहा हूँ कि लगातार आप अभी जनता के बीच जा रहे हैं। मतलब आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि आप फिर से चुनावी मोड पे हैं, भले आप अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपके जो रोज़ की एक्टिविटीज़ हैं, जो आपका काम है कि जनता के बीच वो जाना, वो अभी जारी है। अच्छा, अगर वहाँ से, जैसे आपने सीएम साहब के लिए कहा कि जो है कि आपकी दिली इच्छा है कि वो वहाँ से लड़े, लेकिन अगर वो नहीं लड़ेंगे तो उस स्थिति में टिकट के बारे में क्या चाहते हैं आप, कि एक बार फिर से वहाँ से चौपाल जी को मिले या आपको मिले, या फिर अन्य भी दावेदार हैं वहाँ? टिकट के बारे में तो अब दावेदार तो हो सकता और भी होंगे, क्योंकि जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करेगा उसकी महत्वाकांक्षा होगी, और मेरी भी है। तो मैं भी चाहूँगा कि टिकट मिले। और जहाँ तक काम करने का सवाल है, मैं 96 में जब ब्लॉक प्रमुख बना, उस समय से मैं लगातार जनता की सेवा करता आ रहा हूँ। आपने देखा होगा, इसमें चुनाव का भी कोई लेना देना नहीं कि मैं कोई चुनाव के, मैंने पिछली बार भी किया, उससे पिछली बार भी किया। आपने कोरोना में देखा होगा, कोरोना में मैंने सबसे ज़्यादा काम किया। मैंने लोगों को उन दिनों दुकान में राशन की दिक्कत थी, लोगों को आने जाने की दिक्कत थी, लोगों को ज़रूरी सामान नहीं मिल रहे थे, तो हमने सारा राशन, पानी और उनको जो ज़रूरी दवाएं थी, वो दवाएं हंस के माध्यम से बहुत सारा काम हमने किया, और बहुत सारे मरीजों को अपनी 2 एम्बुलेंसों से हमने हल्द्वानी तक पहुंचाया, और बहुत सारे मरीजों को वहाँ से लाए, क्योंकि तब गाड़ियाँ नहीं चलती थी, गाड़ियाँ नहीं मिलती थी, लोगों को ले जाना दिक्कत थी, एम्बुलेंस खाली नहीं मिलती थी। तो कोरोना में भी काम किया, उससे पहले भी किया, लगातार करते आ रहा हूँ। उसका चुनाव से मैं समझता हूँ कि कोई लेना देना नहीं, और मैं हमेशा एक्टिव मोड में मिलूँगा। आप मुझे रात के 12 बजे भी कहेंगे कल चुनाव है तू आ जा, तो मैं तैयार हूँ। मैं 24 घंटे तैयार हूँ और हमेशा तैयार हूँ। जनता भी मेरे साथ है और मैं जनता के साथ हूँ हमेशा। और यही नहीं कि मैं कोई तिरपाल डाल रहा हूँ, मैं आर्थिक सब तरह का सहयोग लोगों के साथ करता हूँ। लोग भी हर तरीके से मुझे आशीर्वाद देते हैं, और लगातार मैं काम करता आ रहा हूँ, और आगे भी लगातार कार्य करूँगा। ये चुनाव टिकट मिले न मिले। और जहाँ तक टिकट का प्रश्न है, अभी आपने कहा कि अभी आप डिफेंसिव मोड में हैं। जब मैं एक राष्ट्रीय दल में चला गया, पहले मैं निर्दलीय था। निर्दलीय तो डंका खोल के बजाया कि भैया हाँ मैं लड़ूंगा। अब ये पार्टी का मामला है कि पार्टी ने किसको चुनाव लड़ना है, पार्टी संगठन ने तय करना है, जिसको चुनाव मिलना है उसके साथ लगना है। और उम्मीद है टिकट मिल भी सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। चौपाल जी तो हो सकता है कहीं राज्यसभा भी जा सकते हैं, कहीं ऊपर की पोस्ट में भी जा सकते हैं। वो बहुत सीनियर विधायक हैं, 6 बार के विधायक हैं। तो इसलिए अगर मिलता है तो मैं लड़ने को तैयार हूँ, और पार्टी के पक्ष में बेहतर माहौल बना करके सीट पार्टी की झोली में जाएगी। जब भी हमने आपके साथ इंटरव्यू किया है, या तो फिर चुनाव के दौरान या फिर पहले किया है, लेकिन जब चुनाव हारने के बाद फिर आपके साथ इंटरव्यू नहीं हो पाया, तो जो है मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल मेरा ये है कि 2 बार आप चुनाव हारे, वो भी बहुत अच्छी फाइट आपने दी, बहुत ही कम मार्जिन से आप हारे। आपको क्या लगता है कि 2 के 2 बार बहुत ही कम मार्जिन से वो हारे, कहाँ चूक हुई आपसे, या फिर क्या चीज़ वहाँ पर ऐसा हुआ कि जो आपको बहुत ही कम मार्जिन से हारे आप? आपने कहा कि हारने के बाद इंटरव्यू नहीं हुआ। हारने के बाद तो कोई बुलाता ही नहीं है, जनता भी बहुत दिन भाग जाती है, फिर अकेला आदमी रहता है, अकेला फिर संघर्ष शुरू, अभियान नीचे जड़ से करना पड़ता है। तो हारने के बाद कोई नहीं बुलाता, तो फिर आप क्यों बुलाएंगे? आपने भी नहीं बुलाया। अगर आपने बुलाया होता मैं तो हारने के बाद भी आता। मैं तो चुनाव जिस दिन हारा और उसके दूसरे दिन में सिलथाम में चाय पी रहा था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे अरे भाई साहब आप आज ही आ गए मैदान में। मैंने कहा ये तो हार जीत तो लगी रही, हम तो सोच के आते हैं ना कि हार पहले और जीत बाद में, क्योंकि निर्दलीय हैं, उसमें तो संभावना बहुत कम रहती है ना
लेकिन चुनावी मैनेजमेंट भी हमारा अच्छा खासा ठीक था, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड अब बहुत सारी बात इसमें बताऊंगा नहीं कि हारने के कारण, ये आप भी समझ रहे हैं और जनता भी समझ रही है कि क्यों हार जाता है आदमी। ये जो चुनाव है, आप पंचायत का चुनाव देख लो, अच्छा खासा प्रत्याशी भी हार जाएगा और ऐसा प्रत्याशी जीत जाएगा जो सारा संपन्न हो। तो इसलिए चुनाव हारने के और भी कई रीजन होते हैं, योग्यता को छोड़ के और भी कई मानक हैं उसमें। अगर उन मानकों को भी आप फुलफिल नहीं करेंगे तो हो सकता है चुनाव हाथ से खसक जाएगा। तो मुझे लगता है कि उन कुछ मानकों को मैं पूरा नहीं कर पाया हूँगा, उन मानकों में मैं थोड़ा शिथिल रहा, तो इसलिए चुनाव हार गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मेरी कोई जमानत जब्त हुई या मैं कोई उससे गया, मैं सम्मानजनक तरीके से हारा और मेरे पीछे कांग्रेस थी और वो भी बहुत दूर थी, बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो उनके करीब करीब ही था। और फिर वो पार्टी का कैडर बोर्ड है, मैं निर्दलीय हूँ, तो इसलिए उसको भी तो कवर करना बहुत मुश्किल रहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है जी। डीडी हाट में एक निर्दलीय होने के बावजूद भी काफ़ी बिल्कुल मजबूती आपकी वहाँ पर है, आपके फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है, आपके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। इस हिसाब से तो अब आप जो है भाजपा में आ गए हैं, तो भाजपा से टिकट मिलने पर या अगर देखें कैंडिडेट्स, तो अभी सबसे मजबूत तो आप ही नज़र आ रहे हैं। भाजपा से टिकट मांगने में बाकी का मैं शोबड़ा साफ कर लूँगा। भाजपा अगर मुझे टिकट देगी, मैं 10,000 वोट से नीचे नहीं जीतूंगा, उससे ऊपर ही से जीतूंगा। ये मैं आज आपके कैमरे में कह रहा हूँ, आप रिकॉर्ड करना टिकट मिलने के बाद अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। और फैंस फॉलोइंग इसलिए है, लोग मेरे साथ, इसलिए मैं लोगों के साथ सुख दुख में भी तो रहता हूँ। जिस दिन आपदा आती है, बस्तड़ी आपदा में मैं 3-4 महीने तक लगातार वहाँ बना रहा, राशन पानी कंबल सब लेके। पूछ लीजिए बस्तड़ी के लोगों से, और कहीं भी इस तरह की कोई दिक्कत कहीं आई, लोगों को तो मैं खड़ा रहा। आज भी कहीं कोई बीमार होती है, दुख तकलीफ में होते हैं, तो मैं उनकी मदद करता हूँ। तो कोई मैं पॉलिटिकल दृष्टिकोण से तो करता नहीं कि मुझे ये चुनाव में मैं उतर के आ जाऊँ मैदान में। अभी बहुत सारे आएंगे, चुनाव में आ रहे होंगे, मैं चुनाव वाला नहीं हूँ, मैं तो परमानेंट हूँ और इससे आगे भी मिलूंगा मैं। ऐसे ही चुनाव टिकट मिलना न मिलना, हारना जीतना, हारने का भी भाजपा से कोई प्रश्न नहीं है। अब टिकट देना क्योंकि पार्टी का काम है, पार्टी किसको टिकट देगी और फिर बाकी जिसको पार्टी देगी उसके साथ लगेंगे। अच्छा, इस बार वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हरीश रावत के सुपुत्र भी काफ़ी एक्टिव हैं वहाँ पर, आनंद रावत जी। अभी हम देख रहे हैं उनकी आम पार्टी चल रही है, तो आम पार्टी के ज़रिए जो है कि जनता के बीच जा रहे हैं वो। क्या लगता है कि हरीश रावत के सुपुत्र अगर वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो इस बार वहाँ की सीट कांग्रेस की झोली में जा सकती है? प्रदीप पाल लोकल के प्रत्याशी थे, बिल्कुल बगड़ेहाट उनका घर है, और जब वो चुनाव लड़े तो वो कम से कम मैं समझता हूँ कि नारायण नगर पड़ता है ऊपर, नारायण नगर से ये इधर जौड़ा तक के सारे बूथ एक तरफा उन्होंने जीते लोकल होने के नाते। और कनाली छीना में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो उनके आने से मुझे हुआ, क्योंकि उनकी अपनी जाति बिरादरी के बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 4-5 हज़ार लोग। वो इतने पैसे पीछे रह गए। कोई व्यक्ति सल्ट विधानसभा से आके, क्या डीडहाट विधानसभा इतनी आसान है? आप बताइए, इतनी आसान है कि कोई सल्ट से, अल्मोड़ा से, वहाँ से आकर के इस विधानसभा को पार पाएगा? क्या ऐसी उम्मीद कोई कर सकता है? अभी तो अभियान ही नहीं चला, अभी तो कुछ चला ही नहीं, अभी तो आम पार्टी चल रही है, आम खा रहे हैं लोग, अभी तो चल ही रहा अभियान। अभियान तो जब आएगा तब चलेगा। ठीक है, आम का मजा लोगों को भी लेने दो, कोई दिक्कत कहाँ है, आम का मजा लेने दो। लेकिन इतनी दूर से अगर एक बीडीसी मेंबर का प्रत्याशी, अगर इसी से मैं कई बार कर्नल सिन्हा से जिला पंचायत का चुनाव दूसरी सीट पर लड़ने गया, मेरे पसीने छूट गए। छोटा जिला पंचायत सदस्य का बता रहा हूँ, एक बार डीडहाट गया, रात भर दिन भर पसीना आया। तो इतना आसान नहीं है ना, इतनी दूर से आकर के। अभी तो उपलब्धि बतानी होगी कि आपकी उपलब्धि क्या है। तो खाली आम खिला के कौन वोट दे रहा भाई साहब? चलिए, वो आम भी तो सस्ते वाले हैं।
अभी आपके जो चुफाल जी के साथ जो रिलेशनशिप है, संबंध है, वो अच्छे हैं अभी या फिर कैसा है? नहीं ठीक है। अब ठीक है जी ठीक है। अच्छा, अभी वहाँ पर नगर पालिका का जो चुनाव हुआ था, नगर पालिका अध्यक्ष का, आपके स्टेटमेंट में कि सोशल मीडिया पे देख रहा था, आप शायद लाइव थे या फिर कहीं, आपने कहा था कि ये जो वहाँ पर चुफाल फैक्टर के है, क्या डीडी हाट में चुफाल फैक्टर है कि कांग्रेस से भी अगर वहाँ अगर मानो चुफाल उठ के तो वही जीत गए? हाँ, तो ये तो अभी कुछ ऐसा लगा फिर, लेकिन ऐसा भी नहीं है। पिछली बार जब हम लड़े थे, इससे पिछले चुनाव में, तो प्रहलाद चौफाल भी लड़े और कमला चौफाल भी लड़ी। तो प्रहलाद चौफाल 40 वोट से हारे। तो इस बार फिर चौफाल ही जीते। अब उसका कारण, कई कारण हैं उसके जीतने के, तो इसलिए अभी तो फैक्टर ही मानोगे, अगर वो जीत गए तो फैक्टर ही माना जाएगा। अब इसको तो नकारा नहीं जा सकता ना कि चौफाल फैक्टर नहीं होगा। चौफाल फैक्टर होगा, इसलिए उसको नकारा भी नहीं जा सकता कि हम नकार देंगे, नहीं साहब ऐसा नहीं था। लेकिन जो शहर का, उधर नगर का बूथ है, जो नगर के बूथ हैं, ज़्यादातर विधानसभा लोकसभा में भी कांग्रेस जीतती है ज़्यादातर बूथों को। वहाँ कांग्रेस का थोड़ा बहुत वर्चस्व है नगर के अंदर, नगर में। तो प्रत्याशी वो भी भाजपा का ही तो था। गिरीश चौफाल भाजपा से तो गए हैं, मूल तो भाजपा का है ना। अब ठीक है, कांग्रेस की सदस्यता ले ली ऊपरी मन से, अंदर से भाजपा ही है, अंदर से भाजपा ही। वो तो कह रहे थे कि भाजपा ही मुझे टिकट दो, लेकिन नहीं मिल पाया। पार्टियों में होता है, टिकट नहीं भी मिलता है, तो वो कांग्रेस से लड़ ली, तो कांग्रेस ही जीत गई। हैं मूल रूप से भाजपा के। हाँ, हमने अक्सर ये देखा कि कोई एक चुनाव हार जाए तो फिर अगली बार वो फिर जो नज़र नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हमने देखे, लेकिन आपके अंदर वो जुनून, वो जोश अभी भी है, और अभी भी आप जो है कि मैदान में डटे हुए हैं। जहाँ तक हमारी समझ है कि एक चुनाव में भी काफ़ी पैसा खर्च होता है, तो दो चुनाव में निश्चित तौर पर आपको काफ़ी आर्थिक नुकसान भी हुआ होगा। इन सब की जो है भरपाई कैसे हो पा रही है? हम खड़े हैं और जोरदार तरीके से खड़े हैं, कोई ऐसे नहीं कि कमजोर तरीके से खड़े हैं, जोरदार तरीके से। लड़ाने वाले चुनाव होने चाहिए ना, कार्यकर्ता हैं, पैसे लगाने वाले कार्यकर्ता हैं, पैसे देने वाले कार्यकर्ता हैं, तो सब मदद करते हैं। कार्यकर्ता मदद करेंगे तो फिर इतनी पैसे की आवश्यकता थोड़ी होती है। जब कार्यकर्ता अपनी तरफ से कोशिश करता है कि भाई हमारा प्रत्याशी जीतना चाहिए, वो तन मन धन से अपना साथ देता है। तो तन मन धन से जब वो अपना साथ देगा तो हमारा जोश तो बरकरार रहेगा, और ये जोश जब तक जिंदा हो तब तक बरकरार मिलेगा आपको। ये राजनीति रहे न रहे, समाज सेवा में हमेशा आपको मिलूंगा, ये वादा है मेरा। ये वो सारे कार्यकर्ता लड़ा रहे हैं मुझे चुनाव, कार्यकर्ता कर रहे हैं, कार्यकर्ता मेरे लड़ा रहे हैं चुनाव, वही पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं, वही चुनाव का मैनेजमेंट कर रहे हैं, वही चुनाव लड़ा रहे हैं, तब इतनी भारी मतों से मैं उनके पास आ पा रहा हूँ। ठीक। अच्छा, अब आप भाजपा के सच्चे सिपाही की तरह आपके स्टेटमेंट आ रहे हैं। अगर इनकेस अगर आपको कांग्रेस की तरफ से या किसी अन्य पार्टी की तरफ से, स्पेशली अगर कांग्रेस ऑफर आपको करे कि भाई हम आपको एज ए कैंडिडेट अपनी तरफ से लेना चाहते हैं, नहीं, कांग्रेस मुझे क्यों ऑफर करेगी? कांग्रेस की बात तो बहुत लंबी लाइन है। अब वो कांग्रेस, हाँ, दूसरा अभी मैं बताना भूल गया, क्या कांग्रेस के पास इस जनपद में, इस विधानसभा में कोई प्रत्याशी नहीं है कि आप शल्टर चला रहे हो? आप ये भी तो बताओ। वहाँ भी तो मुझे लगते हैं कई योग्य हैं, कई योग्य होंगे, तो मुझे क्यों बुलाएंगे कांग्रेस? मुझे क्यों बुलाने लगी कांग्रेस? उनके पास तो खुद ही लंबी चौड़ी फहरिस्त है ना, वो लाते हैं। अगर उनको जरूरत पड़ गई तो फिर वो ले भी आए हैं, हरीश रावत जी के सुपुत्र को लाए हैं। अब टिकट का तो कांग्रेस ही जानेगी कि क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए ऐसा कोई ऑफर मुझे क्यों देंगे? ऑफर उनके पास बहुत लंबी चौड़ी टीम है। अगर आपको पार्टी से टिकट भी नहीं मिला तो इस बार फिर से निर्दलीय आएंगे या नहीं? या फिर इस बार पार्टी का साथ? इस बार पार्टी का साथ। वो तो जब भाजपा से मैंने संगठन को अपना इस्तीफा सौंपा सत्र में कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, ये मैं पार्टी को इस्तीफा देके, मैं पार्टी को इस्तीफा देके आ गया। और फिर मैं सत्र लड़ा, फिर 22 में मैं गया नहीं भाजपा में, आपने देखा होगा। फिर 22 लड़ा,
फिर चला गया मैं नगर पालिका में भाजपा में। तो अब भाजपा का सिपाही हूँ, पहले भी भाजपा का ही था मैं। आपने देखा मैं भाजपा के विभिन्न पदों में काम कर चुका, तो मैं भाजपा का ही था। मैं कोई कांग्रेस से तो लड़ा नहीं, निर्दलीय लड़ा, फिर वापस भाजपा में आ गया। भाजपा का ही सिपाही हूँ, जिसको पार्टी देगी उसके लिए करेंगे। अच्छा, वहाँ पर 6 बार से अभी चुफाल जी वहाँ पर एमएलए हैं, विधायक हैं, आप तो खैर जानते हैं अच्छे से सारी चीज़ें, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि डीडीहाट का उतना विकास हो पाया? कोई जैसे डेवलपमेंट, वहाँ पर अस्पतालों की हालत बड़ी ख़राब है और सड़कों की हालत बड़ी ख़राब है, कई स्कूल्स बंद हो गए हैं। अभी तो एक सोशल मीडिया में चल भी रहा था कि जिस स्कूल से जो चुफाल जी ने स्टडी की थी वो स्कूल में भी ताला अब लग चुका है करके। तो क्या आपको लगता है 6 बार से विधायक होने के बावजूद कि डीडीहाट का विकास नहीं हो पाया? नहीं, स्कूल में ताला लगने का जहाँ तक सवाल है, आजकल क्या है कि गांव से हो गया है पलायन। उन्हीं के स्कूल में नहीं, बहुत सारे स्कूलों में ताले लग गए। लेकिन कांग्रेस उसी को लेकर के मुद्दा बना रही है। कांग्रेस के पास दूसरा मुद्दा क्या है? आप बताएं ना, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है? जो मुद्दा वो तो बोलते नहीं, उनके पास कोई मुद्दा है? अगर मुद्दा होता तो आम पार्टी की जरूरत पड़ती, तो मुद्दे गिनाते। उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, वो ही नहीं बता पा रहे चुफाल जी ने काम किया नहीं किया, तो दूसरा हम क्या बताएंगे? तो फिर 6 बार के विधायक कैसे हैं? आप बताइए ना। आप कहेंगे कि काम भी नहीं किया, फिर 6 बार के विधायक भी हैं, ये कैसे है? ये तो कांग्रेस भी नहीं बता पा रही, वो तो आम खिला रहे हैं लोग, वैसे मस्त हैं। तो इसलिए विद्यालय का जहाँ तक सवाल है, किसी भी गांव में पलायन हो गया, अगर छात्र संख्या खत्म है ही नहीं, तो कोई विद्यालय में चुफाल जी जाके थोड़ी पढ़ेंगे? फिर तो विद्यालय बंद ही होना है ना, वो कई हो गए। तो जैसे गांव से माइग्रेशन हुआ, पलायन हुआ, हाँ, तो उसके लिए भी तो शायद सरकार ने कोई ऐसी नीति नहीं लाई, या फिर विधायक जी ने कुछ ऐसा नहीं किया कि लोग वहीं गांव में रहें। अब उसमें ऐसा है, मान लो एक व्यक्ति यहाँ से खटीमा चला गया और उसने वहाँ मकान बना लिया। अब आपके गांव में सुविधा होगी, रोड चली गई, स्कूल बन गया, सुविधा हो गई, बगल बगल में अस्पताल बन गया, तो क्या वो वापस आने वाला है? खनालछना में देखो या कहीं भी देखो, खनालछना में तो मैं हूँ पलायन अटका हुआ आदमी, नहीं तो मैं भी कहीं होता बाहर। नहीं तो जिसके पास थोड़ा पैसा है, जो थोड़ा संपन्न है, वो गांव छोड़ के चले गए हैं। क्योंकि रात दिन हम लोग तो जाते रहते, कुछ परसेंटेज 20-25% ऐसे लोग सक्षम लोग गांव में हैं, नहीं तो गांव को सारे लोग सक्षम लोग छोड़ चुके हैं। तो पलायन इतना वो है, और रिवर्स पलायन हो नहीं रहा है। अब उसका कारण ये है कि लोगों ने खटीमा, हल्द्वानी, दिल्ली मकान बना लिया, वहाँ की सुविधाओं की अपेक्षा यहाँ लोग आएंगे नहीं। उसको छोड़ के क्यों आएंगे लोग? वो आते हैं तो पूजा पाठ के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो पलायन तो अभी बहुत सारा रुक गया। उत्तराखंड बनने के बाद पलायन धीरे 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 कम हुआ, लेकिन उससे पहले बहुत तेजी से पलायन हुआ ना। रोडें नहीं थी, सड़कें नहीं थी। अब तो उत्तराखंड बनने के बाद हर गांव में सड़क पहुंच गई, हर गांव में रास्ता है, स्कूल है जहाँ छात्र संख्या है, सारी सुविधाएं हैं, और जहाँ अस्पताल हैं वहाँ अब ऐसा तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहा इलाज। सही बात है। अब ये है कि वहाँ पेट दर्द और सिर दर्द की गोली तो मिला है, वो मिल रही है। अब वो इससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं गांव में कि बहुत बड़ा यहाँ क्रांति आने वाली है इतनी जल्दी। धीरे 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 डॉक्टर आते हैं, वो जब देखते हैं गांव तो वो अब ज्वाइनिंग ही नहीं करते। अब किसी का बच्चा पढ़ा, उसने MBBS किया, तो गांव में सुविधा नहीं है ना रहने की, इतनी अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी, तो फिर वो रुकते नहीं डॉक्टर। ये भी तो दिक्कत है, सरकार भी क्या करेगी? तो अभी आपके हिसाब से डीडीहाट की जो मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं आपके हिसाब से? क्योंकि आप तो उसी विधानसभा में काफ़ी सक्रिय हैं, जमीनी स्तर के हैं आप। मुख्य समस्या है, जैसे लोग डीडीहाट जिले की मांग कर रहे हैं बहुत समय से, वो बड़ी मुख्य समस्या है। कुछ जगह रोपवे हैं आपका डीडीहाट हीराकोट में, कनालछिना धज में, तो ऐसे कई जगह लोग रोपवे की मांग करते हैं। और बहुत जगह सड़कों का डामरीकरण का है, और बहुत सी सड़कें कटी हुई हैं, उनका मेंटेनेंस और सुधारीकरण की बहुत बड़ी मांग है। और तहसीलों में कर्मचारी कम हैं, तहसीलदार फुल फ्लैश नहीं हैं, तो वो सारी मांग है।
काम चलाओ सब चल रहा है, लेकिन इस तरह की मांग अभी भी है और मांग और पूर्ति का नियम ये लगातार जारी रहेगा। लेकिन जब से उत्तराखंड बना बहुत बेहतर विकास है उत्तराखंड में, और धामी जी की सरकार में इतना बेहतर विकास हुआ है। हमारी विधानसभाओं में देखिए सारे मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो गया, सारे मंदिरों का, और हर एक गांव में लगभग रास्ते पहुंच गई, सड़कें बन रही हैं। तो धामी जी के मुख्यमंत्री के काल में तो हमारी विधानसभा में बहुत सारे काम हुए ना, बहुत सारे काम। अब जिला तो बहुत बड़ा मानक है, उसका कई मानक हैं, उस मानकों में पूरा करेगा तो जिला बनेगा। जिले की भी मांग लोगों की है, सबसे बड़ी मांग डीडीहाट की जिले की है, जिले की है। ऐसे डिग्री कॉलेज हैं कई जगह, अभी मूनाकोट में है, खनाल छिना में है, तो डिग्री कॉलेज की भी मांग है लोगों की। और हम लोग चाहते हैं कि डीडीहाट विधानसभा के अंतर्गत ये कोई, हम तो चाहते थे जब ये मेडिकल कॉलेज हो रहा था कि ये कहीं डीडीहाट विधानसभा में बने, डीडीहाट विधानसभा में, या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कोई बढ़िया छोटे छोटे उद्योग हो, हमारी विधानसभा में भी हो, क्योंकि सारा तो पिथौरागढ़ केंद्रित हो गया है ना। तो हमारी विधानसभा में भी होना चाहिए कि जहाँ लोगों को रोजगार मिले, बच्चों को नज़दीक एजुकेशन की सुविधा मिले। तो ऐसा हो रहा, मैं तो चाहता था ये मेडिकल कॉलेज भी डीडीहाट विधानसभा के अंतर्गत कहीं हो। अभी जैसे यहाँ जिला अस्पताल का है, अब ये जिला अस्पताल यहाँ बेस बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, तो इसको डीडीहाट स्थानांतरित करो, हम ये करें। जो सीएससी है इस अस्पताल को वहाँ स्थानांतरित कर दो कि डीडीहाट में वो ये स्थानांतरित हो जाए। तो वहाँ जो दूर दराज से लोग गांव से आते हैं, बहुत बड़ा इलाका है, तो वहाँ जितनी राहत अभी यहाँ मिल रही है डीडीहाट ये पिथौरागढ़ जनपद में अस्पताल में, वो डीडीहाट में मिलेगी। तो इस अस्पताल को वहाँ शिफ्ट करने में कोई हर्जा नहीं है। यहाँ मेडिकल कॉलेज बन गया, यहाँ बेस है, तो जिला अस्पताल जो है वो डीडीहाट में शिफ्ट हो, सीएससी में शिफ्ट हो जाए, ऐसी भी हमारी मांग है। 6 बार से वहाँ पर भाजपा के विधायक हैं, कोई ऐसे कार्य की जिसको आप पूरे गर्व से कह सकते हैं कि हमारे विधायक ने ये डीडीहाट के लिए किया हुआ है? अगर मैं बताऊंगा तो वो होगी दिक्कत, ये कुछ जनता बताएगी, जनता बताएगी। ये है नहीं कार्य बताने के लिए? क्यों नहीं है, कार्य हैं। जनता बताएगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं बताऊंगा तो फिर लोग कहेंगे ये, फिर वो दूसरी तरह की बात करेंगे ना। तो ये मतलब दोनों बीजेपी के हैं, इसलिए उनकी तरफदारी कर रहे हैं। तो ये विपक्ष को क्यों, अगर काम नहीं है तो विपक्ष आम पार्टी क्यों कर रहा है? विपक्ष बोल रहा है कुछ, तो विपक्ष तो आम पार्टी के जरिए लोग से मिलके, लेकिन वो समस्या तो उठा ही रहे हैं। जो जनसभाएं हैं उसमें सरकार को ही घेर रहे हैं वो। नहीं, सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, सरकार को क्या घेरेंगे? देखो हवाई सेवा यहाँ है, डीडीहाट विधानसभा की बात कर रहे हैं। नहीं, वो हवाई सेवा डीडीहाट के लोगों को भी तो मिल रही है। डीडीहाट के लोगों को नहीं मिल रही क्या हवाई सेवा? हम लोग भी जा रहे हैं, डीडीहाट के लोग भी जा रहे हैं, पेशेंट भी जा रहे हैं, एयर एम्बुलेंस भी मिल रही है, सब सुविधा मिल रही है। तो सरकार कहाँ काम नहीं कर रही? सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार को कहाँ घेर पाएंगे? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सरकार के कोई ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं जो डीडीहाट में आपको लगा हो? क्योंकि आप तो, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जमीनी स्तर के नेता, आपको सब पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कल्याण की इतनी कोई ऐसी योजना है कि जिससे आपको लग रहा है कि ये इस बार सरकार के पक्ष में होगा? नहीं, सरकार इतनी योजनाएं सरकार ने चलाई हुई हैं। आप देखो आयुष्मान देखो, आपका अभी सिलेंडर में देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं, और आप एक फ़ोन में आपको सारी सुविधा उपलब्ध, 108 की सुविधा देखो। तो सरकार ने क्या क्या नहीं किया? सरकार की इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त है कि अगर मैं दूंगा तो पूरा वो इसमें समाप्त हो जाएगा। वो सारी सुविधाएं भी डीडीहाट में भी लागू हैं। अगर सरकार की कोई स्कीम लागू है वो डीडीहाट में भी तो लागू है। अब कांग्रेस के लोग उसका लाभ नहीं ले भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि है भी नहीं, वो नहीं ले रहे हैं क्या? हाँ, वो तो सरकार की जो योजना सभी लेंगे, सभी ले रहे हैं, तो वो लेने के बाद भी नहीं है जी। अगर कांग्रेस को अपने पर दम होता तो उनको बाहर जाना पड़ता, शल्ट या रानीखेत या वहाँ कहीं, कि भाई तुम आओ हमारे इलाके में, जाना पड़ता। आप बताइए। और बीजेपी पे तो इतनी लंबी चौड़ी लाइन है कि अगर एक से टूटेगा तो कितने बैठे हैं पीछे? कांग्रेस के पास बताओ ना कौन है, आप बताइए मुझे।
उनसे पूछिए अगर वो आते हैं तो भैया तुम इतनी दूर क्यों जा रहे हो, तुम्हारे पास में भी तो आदमी है। अगर मैं ही नाम गिना दूंगा उनके प्रत्याशी को, अगली बार बताना कितने प्रत्याशी हैं उनके योग्य जो ठीक ठाक हैं। वो क्यों नहीं हिम्मत कर रहे हैं? उनको डर लग रहा है ना भाजपा के विकास कार्यों को देख के कि भाजपा ने इतना विकास कार्य किया, भाजपा पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में इतना काम सरकार कर रही है, तो वो घबरा गए। अब उनने कहा कुछ नहीं है तो यार आनंद राव जी तुम ही चलो। अब आप देख ले, क्योंकि प्रदीप पाल जी 2 बार लड़ करके वो उन्होंने मुझे लग रहा है कि हाथ खड़े कर दिए। अब तीसरी बार भाई इस विधानसभा का कोई युवा लाओ ना, क्यों नहीं ला रहे हो युवा? किसी युवा को लाओ, किसी योग्य आदमी को लाओ। इतनी दूर कहाँ जा रहे हो भैया, ये तो बहुत दूर हो गया ना। कहाँ जाएगा आदमी ढूंढने, वहाँ जाएगा शर्ट में। आप बताइए, आपका विधायक अगर कोई बने हैं वो अगर वहाँ का बन जाए, यहाँ पिथौरागढ़ आना पसंद नहीं करते लोग। अगर माना भाजपा आपको टिकट देती तो क्या क्या आपके एजेंडे होंगे, क्या आपके जनता से वादे होंगे, बताइए। मेरा एजेंडा जो पुराने मांगे हैं लोगों की, मैंने बताया ना, इतने अस्पतालों की बहुत सारी दिक्कतें हैं, डॉक्टरों की दिक्कत है, ऐसे जिला डिडिहांट का है, उसको भी मैं प्रमुखता से रखूँगा। और लेकिन उसमें ये भी देखना पड़ेगा कौन कौन क्षेत्र शामिल होना चाहता है। अब जैसे देवलथल वाले हैं वो उसमें नहीं जाना चाहते, उनका इधर को नज़दीक पड़ता है। तो ऐसा ये सारा बातचीत करके कोई हल निकाल के डिडिहांट जिले के भी वहाँ पर मांग उठनी चाहिए। बहुत सारी लिफ्ट पेयजल योजनाएं बननी हैं, उनको बनाना पड़ेगा। और बहुत सारे सड़कें हैं जो कटी हुई हैं, उनका सुधारीकरण, डामरीकरण करना है। और बहुत आपको बताया मैंने रोपवे बनने हैं, और कुछ एजुकेशनल संस्थाएं डिडिहांट में ले जानी हैं। मूनाकोट में आपका डिग्री कॉलेज है, कनालछिना में डिग्री कॉलेज है, कई अस्पतालों का उच्चीकरण है, अस्कोट के अस्पताल का उच्चीकरण है। तो इस तरीके से कई है ना, जैसे हमारे यहाँ एक बार वो आ गई थी डिडिहांट में SSB आई, PAC आई, पानागढ़ बोलते हैं की जगह, बहुत पहले SSB थी, आपकी जानकारी में है या नहीं है। तो वो बहुत बड़ा फील्ड और बहुत बड़ी ज़मीन है वहाँ। तो इन ज़मीनों में कोई संस्थाएं आनी चाहिए सरकारी, जिससे वहाँ के क्षेत्र के लोगों को भी लाभ हो, और कोई संस्थाएं आएंगी तो उस क्षेत्र का पूरे का विकास होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कि डिडिहांट का चहुमुखी विकास हो, और जो काम छूटे हैं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास मैं अपनी तरफ से करूंगा, और जनता को रिजल्ट दूंगा कि कोई ये नहीं कर सकता कि तुमने काम नहीं किया। आप देख लीजिए, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, ब्लॉक प्रमुख रहा, तो मैं लगातार संघर्षरत रहा। अभी पिछले उसमें मैं कोई पद में नहीं था। मैंने आपका झूला घाट में, आपका नैनीपात ये मणमालने में एम्बुलेंस सेवा लगाई 108, बड़े लड़ झगड़ के बड़ा उससे। अब लोग 108 में फ़ोन करते नहीं, तो वहाँ दिक्कत क्या थी कि हम मणमालने का क्षेत्र है, बहुत दूर तक है, मणमालने में गाड़ी खड़ी रहती है, झूला घाट में दिक्कत थी। तो इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा। जो छोटे छोटे अभी हमारे लेवल में छोटे मोटे काम है, लोगों का छोटा मोटा काम अधिकारियों के पास ला के ले जाने का हर सोमवार और शुक्रवार में करता हूँ। कई विकलांगों को लाता हूँ, कई मरीजों को लाता हूँ, अपनी गाड़ी में ले जाता हूँ। कई लोग कार्यकर्ता हैं हमारी, अपनी गाड़ी में लाते हैं उनको, विकलांगों को, उनका सर्टिफिकेट बनाना, उनका इलाज कराना, कई मरीजों का इलाज कराना, ये सारा काम तो कर ही रहे हम छोटे मोटे जो हमारे लेवल पे है। बाकी जो जिस पद में उस लेवल में वो काम करेगा, और हमें मिलेगी जिम्मेदारी तो हम दिखाएंगे कि हमने ये काम कर दिया। ये भी रिजल्ट भी देंगे हम जनता को। तो बहुत जल्द एक बार फिर आपसे मिलेंगे। जी। आज समय देने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। न्यूज़ PTH का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTH TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTH TV पेज को लाइक या फॉलो करें।